नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर एक गंभीर बात करना चाहता हूं। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर में भारत के रोल की तारीफ हो रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान इंसानियत के खिलाफ कैसे साजिश कर रहा है, भारत को भड़काने की, प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर पुलवामा जैसे हमले की साजिश रची, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। आज हमारे जवानों ने उस साजिश को नाकाम कर दिया, जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता था, जिसका नतीजा भारत और पाकिस्तान के बीच जंग भी हो सकता था। मैं तारीफ करूंगा हमारे जाबाज जवानों की। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों की साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ऐसी साजिश जिसमें जाने कितने जाने लोगों की जान जाती, न जाने कितने लोग मरते। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसा हमला करने की साजिश की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की तैयारी की गई थी। बारूद से भरी गाड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए सड़क पर निकल चुकी थी। फिदायीन गाड़ी में सवार था, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की मैं दाद दूंगा। इस गाड़ी के मूवमेंट पर पूरी नजर थी। सही जगह पर गाड़ी को चेतावनी दी गई, रोकने की कोशिश की गई, गाड़ी के टायर्स को गोली मारकर पंचर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिदायीन रुका नहीं, हमलावर ठहरा नहीं। उसे अंदाजा हो गया था कि अब बचना मुश्किल है, हमले को अंजाम देना नामुमकिन है। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से जवान उसके पीछे थे, इसलिए दहशतगर्द अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में जंगल की तरफ भाग गया। गाड़ी को सुनसान जगह पर खड़ा करके रात के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जब बारूद से लदी गाड़ी में ब्लास्ट की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा साजिश कितनी गहरी थी, इसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी। अगर दहशतगर्द इस साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो जाते तो मंजर कितना भयानक हो सकता था। आतंकवादियों का सुरक्षा बलों के साथ आमना सामना कल शाम 7:30 बजे हुआ था। गाड़ी को रोका गया, गाड़ी रुकी नहीं। इसके बाद वार्निंग के लिए गाड़ी पर फायरिंग की गई, तब भी ये कार नहीं रुकी। 2 नाके पार करके ये कार जंगल की तरफ भागी। सिक्योरिटी फोर्सेस को पता था कि गाड़ी में बारूद हो सकता है, इसलिए गाड़ी के बहुत करीब कोई नहीं गया, लेकिन भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसलिए कार में मौजूद फिदायीन ने गाड़ी को रास्ते में रोका और खुद रात के अंधेरे में जंगल में गायब हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आज सुबह एक्सपर्ट्स की टीम और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। इस गाड़ी में आईईडी था, इसे न्यूट्रलाइज किया गया। चारों तरफ का इलाका सील करके एनवायरनमेंट को कंट्रोल बनाया गया और फिर ब्लास्ट किया गया। जब ब्लास्ट हुआ तो कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। इस तरह की तस्वीरें हमने पहले अफगानिस्तान में या इराक में आतंकवादी हमलों के दौरान देखी हैं। जब गाड़ी में ब्लास्ट होता है तो किस तरह से गाड़ी उड़ती है। यहां भी जब ब्लास्ट किया गया तो गाड़ी के टुकड़े 60 मीटर की ऊंचाई तक उछले। आसपास के पेड़ धराशायी हो गए। जिस जगह पर कुछ सेकंड पहले एक कार खड़ी थी, उस जगह एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। धुएं का गुबार था और आसपास गाड़ी के पुर्जे बिखरे हुए थे। आप सोच सकते हैं अगर आतंकवादी अपने प्लान में कामयाब हो जाते तो कितना नुकसान होता, कितने लोग की जान जाती।
हम इस वक्त पुलवामा के राजपुरा के उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर आज सुबह 7:05 पर एक सेंट्रो कार में रखा गया आईडी को डिफ्यूज़ कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है। रात करीबन 10:30 बजे के आसपास इस जगह पर सेंट्रो कार पार्क की गई थी जब मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का नाका तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए थे और उसके बाद रात भर सर्च ऑपरेशन जारी रहा और आज सुबह जैसे ही सुरक्षा बलों को यहाँ पर वो सेंट्रो कार मिली तो तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और जैसे ही कार में ये देखा गया कि इसमें आईईडी रखा गया है जो पुलिस के मुताबिक 40 से 45 केजी था, तुरंत जो है उसको ब्लास्ट कर दिया गया। इसी स्पॉट पे जो है गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया गया जिसके बाद ये पूरा मलबा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक जो है इसकी आवाज़ सुनाई दी गई। कहा जा रहा है कि करीबन 5 किलोमीटर दूर तक जो है ब्लास्ट की आवाज़ जो है वो सुनाई दी गई। तो ब्लास्ट कितना ज़ोरदार था उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मकान जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। इस मकान की दीवार जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये तस्वीरें जो है ये बयान करने के लिए काफ़ी है कि कितना ज़ोरदार ये धमाका था और जिस तरह से 40 से 45 केजी का बारूद इस गाड़ी में रखा गया था। निस्संदेह ही ये पुलवामा 2 जैसा जो है एक बड़े हमले की योजना जो है बना चुके थे, लेकिन इससे पहले कि मिलिटेंट्स इसको अंजाम देने में कामयाब हो जाते, सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी पहले ही मिली और उसके बाद उनकी ये कोशिश जो है नाकाम हो गई। सेंट्रो कार को ट्रेस कर लिया। ये मंजूर मीर थे हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे क्या हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस खौफनाक साजिश को नाकाम कैसे किया गया। मेरे पास काफ़ी जानकारी है। आतंकवादियों की साजिश की भनक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कई दिन पहले लग गई थी। जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान दुनिया को गुमराह करने के लिए ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, पीओके में ऑपरेशन कर सकता है, उस वक्त हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उस कार को ढूंढ रही थी जिसके जरिए आतंकवादी हमला करने की फिराक में थे। असल में आर्मी इंटेलिजेंस को पता लगा था कि कश्मीर में एक्टिव कुछ दहशतगर्द एक गाड़ी में बम लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं और इसका ऑर्डर उन्हें पाकिस्तान से मिला है। फोन ने जब इंटरसेप्ट किए गए तो दूसरे इनपुट भी मिले, स्पेसिफिक जानकारी मिल गई और इसके बाद कार की खोज शुरू हुई। चोरी हुई गाड़ियों की लिस्ट निकालकर सर्च ऑपरेशन हुआ, बेची गई गाड़ियों की लिस्ट चेक हुई और इस बीच इंटेलिजेंस को पता चला कि एक सेंट्रो कार जिसका नंबर प्लेट JK 08B1426 है, इस गाड़ी से हमला हो सकता है। ये गाड़ी पुलवामा में हमला कर सकती है। बिल्कुल स्पेसिफिक इनपुट था, आमतौर पर कम होता है ऐसा। इसके बाद ये बताया गया कि रात के वक्त ये गाड़ी पुलवामा की तरफ बढ़ेगी। आर्मी ने ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शेयर की। इसके बाद आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में अलग अलग जगह नाकेबंदी की। शाम को करीब 7:30 बजे एक कार आती हुई दिखाई दी। सेंट्रो कार थी, नंबर भी वही था जिसकी जानकारी दी गई थी। पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और HM मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग,
तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी एक्सपर्ट गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। अब मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताता हूँ। असल में एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इस गाड़ी का जायजा ले चुके थे। गाड़ी में नीले रंग के ड्रम में बारूद भरा था। ये एक्सप्लोसिव आईईडी से कनेक्टेड था। पूरा सर्किट साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी की पिछली सीटों को फोल्ड करके पूरी तरह मौत का सामान सजाया गया था। डिजाइन इस तरह का था कि सिर्फ ड्राइवर की जगह हो, जो एक फिदाइन था, और गाड़ी एक बम बन जाए। गाड़ी में रखे ड्रम को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कितना एक्सप्लोसिव है, कौन सा एक्सप्लोसिव है। इसलिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने सबसे पहले पूरे एरिया को खाली करवाया और फिर इसके बाद एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया। 60 फीट तक गाड़ी के टुकड़े हवा में उछले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त रहा होगा। ब्लास्ट की इंटेंसिटी के आधार पर एक्सपर्ट का अंदाजा है कि इसमें 40 से 45 किलो तक बारूद रहा होगा। एक्सप्लोसिव क्या था, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन धुएं का कलर देखकर, गाड़ी के टुकड़ों पर जमे केमिकल्स के आधार पर अंदाजा यह है कि ये अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन हो सकता है। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है। लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। और अब मैं आपको बताता हूं ये साजिश क्या थी। आतंकवादी किसे निशाना बनाना चाहते थे। जिस इलाके में गाड़ी को ट्रेस करके रोका गया, उस इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन कर दिया गया है। इसलिए जो फिदाइन गाड़ी छोड़कर भागा है, उसका बचना तो मुश्किल है। या तो मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा। हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ने से पहले बचने के लिए यह आतंकवादी अपने आप को खत्म कर ले। कुछ भी हो, लेकिन ये साजिश क्या थी, इसका अंदाजा साफ साफ मिल गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अफसरों का कहना है कि सब कुछ पुलवामा में पिछले साल हुए हमले की तर्ज पर हो रहा था। इन आतंकवादियों के निशाने पर सीआरपीएफ की 20 गाड़ियों का काफिला था। सीआरपीएफ के इस कॉन्वॉय में 400 जवान और अफसर थे। ये काफिला श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मौजूद कैंप से सुबह 7 बजे जम्मू के लिए रवाना होने वाला था। आतंकवादियों ने इसी रूट पर फिदाइन हमले की साजिश रची थी। ये पुलवामा पार्ट 2 था। पुलवामा के लेथपोरा इलाके में पिछले साल ही 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद ने आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था। सुसाइडल अटैक था। इस हमले में हाईवे पर बारूद से भरी एक गाड़ी में सीआरपीएफ के काफिले की गाड़ी से टकराकर ब्लास्ट किया गया था। इस फिदाइन हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और हिंदुस्तान आज तक इसको भूला नहीं है। इस बार भी साजिश ऐसी ही थी। इस बार सेंट्रो कार का इस्तेमाल किया गया था। इसकी नंबर प्लेट फर्जी थी। गाड़ी पर जो नंबर प्लेट थी उसका नंबर था JK08B1426। जब इस नंबर को चेक किया गया तो पता चला ये एक 2 व्हीलर का नंबर है जो जम्मू में रजिस्टर्ड है। यानी गाड़ी या तो चोरी की थी या फिर इसे खरीद कर इस पर फर्जी नंबर लगाया गया था। हालांकि पुलिस ने इस गाड़ी का चेसी नंबर और इंजन का नंबर हासिल कर लिया है। गाड़ी की पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी। असली मालिक कौन है और ये गाड़ी उससे आतंकवादियों तो कैसे पहुंचे, ये सब पता चल जाएगा। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ फायरिंग की आवाज आई थी। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और सबको घर से बाहर निकाल दिया। कुछ टाइम हो गया फायरिंग के तकरीबन 10-15 मिनट। ये फायरिंग तो दूर से हो गई, हमें तो पता नहीं कहाँ पर हो गई। तकरीबन 10-15 मिनट हो गए तो पुलिस आ गया, तो उन्होंने हमें बाहर निकाला
बोला कि ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी यहाँ की है या और किसी जगह की है। हमने कहा कि तकरीबन हमारे नॉलेज में ऐसा है कि ये गाड़ी यहाँ की नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप अंदर बैठो, रात को बाहर मत निकलो। तो बैठे हम अंदर, तो हम घबरा गए बहुत, मगर ये कुछ नहीं हुआ। तो हम रात को जागे थे, घर में ही बैठे थे। तो सुबह उन्होंने हमें बोला कि आप घर से निकलो और जो खिड़कियां हैं उनको खोल के रखो। तो हमने ऐसा किया, तो हम बाहर गए, तो उन्होंने धमाका करवाया उसका, इस गाड़ी का धमाका हो गया और उसके परखचे उड़ गए। तो और हमारे इस मकान को सारा नुकसान हो, बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो पहले सबको यहाँ से निकाला गया? हाँ, सबको निकाला गया है। पहले ही पुलिस ने हमें सबको निकाला, तो बोला कि अंदर कोई मत बैठो और जो खिड़कियां हैं उनको खोल के रखो, दरवाजे खोल के रखो। तो उन्होंने ऐसा पहले ही बोला। आज मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक इनपुट दिया और एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जाएगा, किस रूट से जाएगा, कितने बजे जाएगा, इसकी जानकारी दहशतगर्दों के सरगना तक कैसे पहुंची, ये बात लीक कैसे हुई, इसकी तह तक पहुंचने की जरूरत है। और उसके लिए ये जानना जरूरी है कि इस साजिश के पीछे है कौन। ये सवाल मुश्किल है, लेकिन जवाब मेरे पास है। पुलवामा का हमला जैश ए मोहम्मद ने किया था, ऑडियो जारी करके उसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भारत ने जो एक्शन लिया, जिस तरह आतंकवादियों के ठिकानों पर बम बरसाए, उसके बाद अब कोई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन दोबारा ऐसी गलती तो नहीं करेगा कि अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले। और चूंकि साजिश नाकाम हो गई है, इसलिए कोई दहशतगर्द तंजीम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। लेकिन पुलिस के अफसरों से मेरी बात हुई, इंटेलिजेंस के लोगों से बात हुई, उन्होंने जो संकेत दिए, उन्हें जो सबूत मिले, उनके आधार पर पुलिस और दूसरी एजेंसियों का कहना है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में हिजबुल, जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा मिलकर काम कर रहे हैं। ये तीनों पर्दे के पीछे आतंकवादी साजिशों में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और पुलवामा 2 की साजिश जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की मिली-जुली कोशिश का नतीजा थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि जिस तरह से गाड़ी में आईईडी फिट किया गया था, जो सर्किट था, वो एक ही शख्स के काम का हो सकता है। एक ही शख्स इस तरह का काम कर सकता है और उसका नाम है वालिद भाई। वालिद भाई पाकिस्तानी दहशतगर्द है, आतंकवादी संगठनों में आईईडी एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। इंटेलिजेंस के पास इसके बारे में पूरी जानकारी है। पुलवामा के हमले में भी इसी का नाम आया था। इस दहशतगर्द को कुछ दिन पहले कुलगांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया था। एनकाउंटर में उसके 2 साथी मारे गए थे, लेकिन वालिद बचकर भागने में कामयाब हो गया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तैयबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये सभी सिर्फ फेसेस हैं, मुखौटे हैं। असल में तो उनके पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान की फौज है, वहां की सरकार है। इस साजिश के पीछे भी पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 5-6 दिन में इमरान खान ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह के ट्वीट किए भारत के बारे में, भारत की इंटेंशन के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, वो साफ इशारा करते हैं कि इमरान खान भविष्य में किसी अनहोनी के बाद खुद को कैसे बचाना है, उसकी जमीन एडवांस में तैयार कर रहे थे। इमरान खान ने कम से कम 3 मौकों पर कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इसके लिए किसी आतंकवादी हमले को बहाना बनाया जाएगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। 21 मई को इमरान खान ने ट्वीट किया, भारत में कोई हमला हो सकता है, इसके पीछे खुद भारत की एजेंसियां होंगी, लेकिन इस हमले का बहाना लेकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फिर से बालाकोट जैसी कार्रवाई कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है? कल इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की, नाजीवादी कहा। इमरान खान के पिछले 1 हफ्ते के ट्वीट पढ़ेंगे तो साफ लगेगा पाकिस्तान के वजीर आजम को
पता था कि कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी बड़ा हमला करने वाले हैं और इसके लिए वो पहले से भूमिका बना रहे थे। अगर ये कामयाब हो जाता तो इमरान खान कहते, मैंने तो पहले ही कहा था भारत अपने ऊपर खुद हमला करवाएगा और अब पाकिस्तान पर उंगली उठाएगा और फिर हम पर हमला करेगा, हमारे अंदर घुसकर मारेगा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बहुत तारीफ करनी चाहिए, जिनकी मुस्तैदी से पाकिस्तान की ये साजिश, इमरान खान की ये साजिश नाकाम हो गई और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया। हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि ये जैसे पुलवामा में वो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के, उसी तरह से ये अटैक भी होने वाला? बिल्कुल, ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। और उस वक्त मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जिनके पास में बहुत सारी जानकारी है, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है। मनीष, ये जो वालिद जिसका नाम लिया जा रहा है, ये कौन है, इसकी क्या बैकग्राउंड है? अरे वालिद जैश ए मोहम्मद का आतंकी है और पाकिस्तान के अल्फा 3 कंट्रोल रूम में इसे ट्रेनिंग मिली है और आईडी तैयार करने के लिए इसको पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद इसको भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाया गया था। नॉर्थ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करते हुए इसने सबसे पहले ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से पुलवामा को अपना मेन हाइड आउट पोजीशन बनाया और यहां पर उसने लड़कों को रिक्रूट किया। यहां तक कि वालिद के साथ जो आदिल बताया जा रहा है, दरअसल वो लोकल टेररिस्ट है और वालिद उसके साथ हमेशा रहता है और यह स्पॉट किया गया था और इंटरसेप्शन भी इसी बात का था। दरअसल जितने बार वीवीआईडी फॉर्म किया गया, यानी एक्सप्लोजिव को गाड़ी के अंदर लगाकर कॉन्वॉय या सिक्योरिटी फोर्सेस के मेन इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को तैयार अटैक करने की जो प्लानिंग थी, उसमें कोई और नहीं बल्कि वालिद का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था और यही वजह थी कि सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार वालिद को चेस कर रहे थे। उसके जितने भी इनआउट्स मिल रहे थे, खासतौर पे ओवरग्राउंड वर्कर्स के द्वारा या फिर जो लोग वालिद के कॉन्टैक्ट में थे, उन सबको ट्रेस किया गया और वालिद पूरी तरह से जैश ए मोहम्मद की सरपरस्ती में इस समय कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर नए लड़कों को रिक्रूट कर रहा था। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी है कि करीबन 35 नए युवकों को इस बार रिक्रूट किया गया है आतंकियों के तौर पे गुमराह कर उनको डी रेडिकलाइज करने का काम भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके और यहीं से एक मेन इनपुट जनरेट होना शुरू हुआ, जिसके बारे में वालिद की जानकारी मिलने लगी और आदिल की जानकारी मिलने लगी। तो जैश ए मोहम्मद का सीधा कॉन्टैक्ट इस बार वालिद से है और रियाज नाइकू के एलिमिनेशन के बाद, एनकाउंटर के बाद इस समय सबसे ज्यादा साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो सैफुल्ला, वालिद और आदिल, इसीलिए लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। रजत जी, इसमें एक और बड़ी बात है कि पुलवामा जब हुआ था 14 फरवरी 2019 को, तो आदिल अहमद दार जिसने उस गाड़ी में अपने जो वीवीआईडी लेकर सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को अटैक किया था, ठीक उसी की तर्ज पर एक बार और यानी 18 जून 2019 को भी जो भारतीय सेना की एक गाड़ी थी, बड़ा ट्रक था, उस पे अटैक करने की कोशिश की गई थी अरिहल जो इलाका है वहां पर। और ये तीसरी बार ऐसा हुआ जब ये बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात का इनपुट मिला कि गाड़ी, सेंट्रो गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी जिसका गाड़ी नंबर JK08B1426 है, दरअसल इसके अंदर वीवीआईडी फॉर्म कर लिया गया है और फॉर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में पाकिस्तानी आतंकी जो कि इस समय साउथ कश्मीर में है, वालिद, वो है। उसके साथ एक और उसका जो आतंकी है वो है, क्योंकि जब भी ये कमांडर लेवल के आतंकी चलते हैं तो उनके साथ एक और आतंकी होता है, तो वो जो आतंकी है इन दोनों को आइडेंटिफाई आदिल के तौर पे किया गया और इसीलिए चेस किया गया था। रजत जी मनीष, मुझे कई सारे सवाल आपसे पूछने थे, लेकिन आपने जो बात कही ना उसमें सारे सवालों के जवाब दे दिए। तो इतनी एक्यूरेट और इतने कम शब्दों में इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना का खतरा है, वायरस है, आप अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ऐसा प्लान क्यों बनाया? अब तक तो ये लगता था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को पाल पोस कर कश्मीर में पहुंचाने का काम या तो फौज करती है या ऐसा ही करती है, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि इमरान खान पूरी तरह इन्वॉल्व थे।
उन्हें मालूम था। कल वो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले की आशंका जता रहे थे, कह रहे थे कि भारत ने तैयारी कर ली है, अपने ऊपर हमला करवाएगा, फिर हमें ब्लेम करेगा। क्या इमरान खान एडवांस में ग्राउंड तैयार कर रहे थे? क्या पाकिस्तान को लगता है कि इस समय भारत एक तरफ कोरोना से जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ चीन ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, एग्रेसिव है, फौज की अटेंशन चीन से लगे बॉर्डर पर भी है? तो क्या पुलवामा में यह हमला भारत को ऐसे वक्त में प्रोवोक करने की कोशिश थी, यह सोचकर कि भारत दो फ्रंट पर कैसे लड़ेगा? लेकिन मुझे लगता है कि अब चीन हो या पाकिस्तान, ये अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, अब ये पहले वाला इंडिया नहीं है। अब यहां मोदी है। मोदी में पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की हिम्मत है और उन्होंने ये करके दिखाया है। अगर पाकिस्तान ने एक बार फिर मिस एडवेंचर किया तो वही होगा जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं। इसमें उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कल ही कहा था कि भारत पीओके पर फिर से हमला कर सकता है, पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। तो ये ठीक है। अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा, भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचेगा, तो भारत भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा, गोली का जवाब गोले से देगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से हमारे जाबाज जवान निपट लेंगे, लेकिन पाकिस्तान प्रॉब्लम्स की खान है। मुसीबतें एक नहीं देता, एक साथ देता है। पाकिस्तान ने एक तरफ तो साजिश की, आतंकी हमले की, और एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी कर दी है। इसके बारे में आपको बताऊंगा 20 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद। Thank you. Hey, careful. What? It kills bacteria. Very funny. I know. Asian Paints Royale Health Shield. The paint that cares for you. आतंकी हमले को तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया। आतंकवादी तो छुपकर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से एक और छोटा दुश्मन आ रहा है जो करोड़ों की संख्या में है और दिन दाड़े हमला कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आई हजारों करोड़ टिड्डियां राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में फसलों को चौपट करने के बाद अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पहुंच गई हैं। इससे भी बुरी खबर यह है कि एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों का एक और झुंड हमला कर सकता है। इस झुंड में टिड्डियों की तादाद 8000 करोड़ तक हो सकती है। 8000 करोड़ टिड्डियां पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला कर सकती हैं। आमतौर पर जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें अंदाजा नहीं होता कि टिड्डियां कितना नुकसान करती हैं, लेकिन पहली बार शहरों में टिड्डियों का हमला हुआ है। आप जयपुर की तस्वीर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इस घर की करीब 30 फीट ऊंची दीवार पर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा जो सीन दिख रहा है, ये करोड़ों टिड्डियां हैं। घर की पूरी दीवार को टिड्डियों ने ढक दिया है। दीवार, खिड़कियां, छत, हर जगह टिड्डी ही टिड्डी दिखाई दे रही हैं। सोचिए, जब इतनी टिड्डियां किसी खेत में उतरती होंगी या फिर किसी पेड़ पर जम जाती होंगी तो उसका क्या हाल होता होगा। एक खेत की फसल को बर्बाद करने में टिड्डियों के इस दल को 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। मैं आपको उन खेतों का हाल भी दिखा देता हूं जहां टिड्डियों ने हमला किया। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य आज जयपुर के आसपास के उन इलाकों में गए जहां सब्जी की खेती को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया। जिन खेतों से किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद थी, अब हालात ऐसे हैं कि बिजली का बिल भर पाएंगे या नहीं, ये भी सोचना पड़ रहा है। असल में टिड्डियां पौधों की पत्तियों को खा जाती हैं, इसलिए खेत में लगे बैंगन और मिर्च के पौधों में पत्तियां नहीं दिख रही। सबको टिड्डियां खा गई और पत्तियों के बिना पेड़ सूख जाता है। हम इस समय ऐसे एक खेत में मौजूद हैं। आप
आपको सबसे पहले हाल दिखाते हैं। देखिए ये बैगन बोया गया था, पत्तों के हाल देखिए, इस पे टिड्डियां बैठ गई थी। ये पूरा खेत है, देखिए इसमें तमाम फसलें, टमाटर, मिर्च, बैगन, ये पूरे खेत को बोआ के रखा गया था ताकि इन फसलों को सही तरीके से बुआई करने के बाद सब्जियां होंगी। लेकिन अब ये पूरा खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ये देखिए ये टिड्डियां तमाम पड़ी हुई हैं। ऐसे लगभग हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे टिड्डियां मौजूद थी। टिड्डियां पूरी तरीके से इस फसल को चट कर चुकी है। ये डेजर्ट टिड्डियां होती हैं, विनाशकारी टिड्डियां होती हैं। बताया जाता है कि टिड्डियां फसलों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ये तमाम जो खेत हैं जिसमें पत्ते हैं वो पूरी तरीके से जहां जहां टिड्डियां बैठी वो खा गई है और उसके बाद अब ये खेत की जो फसलें थे वो पूरी तरीके से चौपट हो गई। और इस बार खास बात यह है कि जो ऊंचे पेड़ जो थे जिसमें नीम की पत्तियां हो या बबूल, उनको भी पूरी तरीके से टिड्डियों का दल जो है वो चौपट कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से, यानी जो राजस्थान से सटी हुई सीमा है, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, वहां से ये होते हुए आ रही हैं। और अभी माना जा रहा है कि अभी और बड़ा टिड्डियों का दल आने वाला है, क्योंकि 8,000 करोड़ से भी ज्यादा टिड्डियों की जो ब्रीडिंग जो हुई है भारत पाक सीमा के पास, वहां पर पनपी है और अब ये एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यही वजह है कि चेतावनी दी गई है कि इनको किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन जो फसलें जहां कहीं से भी टिड्डी का दल होकर गुजरा, वो फसलें पूरी तरीके से चौपट हो रखी हैं। क्या बैगन आपने बोया था, ये क्या पूरा टिड्डी खा गई इसको, पूरे टिड्डी खा गई। अच्छा, इसको? हाँ देखो, कितनी फसल बर्बाद हुई है आपकी? ये करीब 1 बीघा में तो ये करेले, आधा पौन बैंगन और 4-5 बीघा में मिर्ची है, 1.5-2 बीघा में टमाटर थे, सब नष्ट हो गए। इसमें टमाटर, मिर्ची और बैंगन भी थे और करेले भी थे, 3-4 चीज थी। ये सारी नष्ट हो गई। पूरे पत्ते सारे खा गए। और उसमें हम तो देखे अब क्या करें, पानी नहीं देंगे, दिमाग खराब हो रहा है कि बिल भी नहीं चुका पाएंगे। नहीं, असल में अभी खरीफ की फसल की बुआई नहीं हुई है। ज़्यादातर इलाकों में खेत खाली पड़े हैं, इसलिए नुकसान कम हुआ है। लेकिन टिड्डियों को खाना नहीं मिल रहा, इसलिए वो आगे बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंची टिड्डियों की वजह से यहाँ भी कई जिलों में टिड्डी दलों का आतंक दिखाई दे रहा है। झांसी और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। 2 दिन से यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम केमिकल स्प्रे करके टिड्डियों को मारने की कोशिश कर रही है। यूपी सरकार ने 13 जिलों के डीएम्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सरकार का ज़्यादा फोकस झांसी और बुंदेलखंड रीजन के दूसरे इलाकों पर है। रात को जब टिड्डियों का झुंड पेड़ों और खेतों पर आराम करता है, उस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से खेतों में, पेड़ों में केमिकल डाला जाता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब टिड्डियों को मारना सबसे आसान होता है। इसके साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वो थाली, कनस्तर और डीजे बजाएं, शोर करें, जिससे शोर सुनकर टिड्डियां भाग जाएं। देखिए, ये टिड्डी दल छोटे छोटे हैं, 500-600 मीटर के ही बीच के हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में जायद की फसल बहुत कम लगाई जाती है और बुंदेलखंड में वैसे ही बहुत कम फसल जायद के समय में होती है, तो इसलिए कोई बहुत बड़े नुकसान की संभावना नहीं है। यदि वो वहाँ से आगे आते हैं तो इसकी आशंका रहेगी और इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि सीमावर्ती जनपदों में ही उनको सफाया कर दिया जाए। तो प्रदेश के अन्य जिलों में कोई अलर्ट अदर देन झांसी और सोनभद्र? नहीं, मैंने आपको सब बताया कि इन मंडलों के भीतर अलर्ट किया गया है और अभी तक टिड्डी दल के उतरने की सूचना सिर्फ झांसी और सोनभद्र के भीतर है, जहां पर हमारे अधिकारियों ने छिड़काव करके उनका सफाया किया है। कई दिन से तो हम कोरोना की बात करते थे। कोरोना ने उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को इन्फेक्ट किया, मध्य प्रदेश में कितने लोगों को इन्फेक्ट किया, महाराष्ट्र में क्या किया। आज इन्हीं सब राज्यों में टिड्डियों की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में उन जिलों में टिड्डियों का हमला सबसे पहले हुआ जिन जिलों का बॉर्डर राजस्थान से लगता है। मंदसौर और नीमच में सबसे पहले टिड्डियों ने हमला किया। अब ये 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में फैल गई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार टिड्डी दलों को लेकर तभी अलर्ट हो गई थी जब राजस्थान में टिड्डियों का अटैक हुआ था। इसलिए जैसे ही टिड्डियां मध्य प्रदेश में पहुंची, इन पर केमिकल स्प्रे किया गया। असर ये हुआ कि अब टिड्डी दल छोटे छोटे झुंडों में तब्दील हो गए हैं। फिर भी कुछ जिलों में दाल की फसल और दूसरी सब्जियों को नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ जिलों में किसानों ने मूंग की फसल में पहले से ही पेस्टिसाइड का स्प्रे किया था, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में टिड्डी दल से प्रभावित इलाकों में गश्त कर रही हैं। जोर जोर से इन गाड़ियों के सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि टिड्डियों को भगाया जा सके।
टिड्डी दल ने सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में किया। खासकर विदर्भ रीजन के जिलों नागपुर, वर्धा, अमरावती और भंडारा में टिड्डियों के कारण सब्जियों के अलावा संतरा, मौसमी और नींबू की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई है। बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते भी ये टिड्डियां खा जाती हैं और इसके चक्कर में फलों पर सीधी धूप पड़ती है और ये फल पकने से पहले ही नीचे गिर जाते हैं। बैंगन, गोभी और ऐसी कोई भी सब्जी जो पत्तेदार होती है, उस फसल को तो टिड्डी दल पूरी तरह से चौपट कर देते हैं। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए किसानों ने अपनी फसल पर पेस्टिसाइड तो डाला, लेकिन इसमें भी मुश्किल ये है कि एक लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड डालने से फसल को नुकसान हो सकता है। तो अब एक ही रास्ता बचा है, बड़ा परंपरागत रास्ता है, थाली और बर्तन बजाएं, शोर मचाएं और टिड्डियों को डराएं। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला बहुत देर तक काम नहीं आता। टिड्डियाँ जो भी फसल पे बैठेगी तो वो उसको ऐसी कतर के खा जाती है, तो इसमें हमारा नुकसान होता है, किसानों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ऐसा कतरा हुआ फूल बाजार में चलता नहीं। एक तो कोरोना चल रहा है, कोरोना के इसमें फसल को भाव है नहीं, मार्केट नहीं है, और उसमें ये टिड्डियों का, अगर ऐसी टिड्डियों का आगमन हो जाए तो फसल तो पूरी चट हो जाएगी और ऐसे में किसान बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 करोड़ टिड्डियों का दल इस वक्त समूह में घूम रहा है। वो 35,000 लोगों का खाना चट कर सकता है, यदि 4 करोड़ टिड्डियों का दल का अनुमान लगाया जाए। हाँ जी, यस, ये हो ही सकता है, लेकिन उसके लिए तो हमें अलर्ट रहना है, इसी के लिए अलर्ट रहना, ताकि क्षमता रहती है इतना अनाज खाने। हाँ जरूर, उनकी क्षमता है, इमीडिएट क्षमता है, क्योंकि वो इतना जल्दी उनका भक्षण करती है। और वो टिड्डियों की नियंत्रण कैसे किया जाए, या तो उस पर जो फवारनी है उस हिसाब से फवारनी की जा रही है, उस पर स्प्रेइंग की जा रही है, क्लोरोपाइरिफॉस का स्प्रे किया जा रहा है, कुछ बजाने वाद्य का आवाज किया जा रहा है और ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाला जा रहा है ताकि उसको भगा दिया जाए। इस हिसाब से उसका नियंत्रण उपाय की योजना कर रहे हैं। हर रोज की तरह आज भी हमने मुंबई में रहने वाले मजदूरों पर, जो अपने घर जाना चाहते हैं, उन कामगारों पर नज़र रखी हुई थी। तो सुबह जो खबर आई वो तो अच्छी लगी कि बहुत सारी ट्रेन जा रही हैं, बहुत सारे मजदूर जा रहे हैं, लेकिन जब गहराई में गए तो जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली थी। खबर ये आई कि आज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से कम 30 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। मुंबई में 3 ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और 3 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना हुई, जबकि 3 ट्रेन कल्याण से यूपी और बिहार के लिए चलाई जा रही हैं। पुणे, पनवेल, ठाणे और भिवंडी से भी ट्रेनें मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के लिए रवाना हुई। इसी तरह वेस्टर्न रेलवे ने भी बोरीवली, बांद्रा टर्मिनस और वसई से 12 ट्रेन चलाई मजदूरों के लिए। ये ट्रेनें रात 12 बजे तक चलेंगी। एक ट्रेन नंदुरबार से भी शेड्यूल्ड है, लेकिन इन ट्रेनों की संख्या मजदूरों की इस तादाद के सामने कम लग रही है। आज मजदूरों को अलग अलग पुलिस थानों में इकट्ठा किया गया। धारावी में तो सुबह से ही लोग अपना सामान बांधकर खड़े हो गए थे। एक साइड के रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। इसी तरह लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भी मजदूरों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। और दिक्कत की बात यह कि अब भी स्टेशन पर कंफ्यूजन है। आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार जाने वाले मजदूरों को यहां भेज दिया गया। कुछ लोग अपने आप भी आ गए, और जब हमारे रिपोर्टर्स ने इनसे पूछा कि भाई आज सिर्फ यूपी और पश्चिम बंगाल की ट्रेन है, आप क्यों आए, तो मजदूरों ने कहा कि बार बार चक्कर लगाने से अच्छा है एक बार स्टेशन पर आकर बैठ जाएं, क्योंकि अब वापस जाने की न हिम्मत है न साधन है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिहार जाने वाले तमाम प्रवासी मजदूर यहाँ सड़क किनारे फुटपाथ पर घंटों से बैठे हुए हैं। तमाम महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने सर सामानों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीएसटी स्टेशन से सिर्फ 3 ट्रेनें शेड्यूल है आज, जो कि एक पश्चिम बंगाल के लिए है और 2 उत्तर प्रदेश के लिए है, जिन्हें बस्ती और लखनऊ के लिए छोड़ा जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल की जो ट्रेन है वो मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होगी। ऐसे में इन मजदूरों को यहाँ पर किसने बुलाया
कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं, क्या परेशानियां, आप लोग इनसे बात भी करते हैं। आप लोगों को किसने बुलाया, खुद से आए हैं क्या, कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ जाना है? हम लोग बिहार जाना है। अगर ट्रेन रही भी तो आपको जगह मिलेगी क्या? उसको मालूम नहीं था, लेकिन आ गए हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं? कब तक इंतजार करेंगे? है अभी देखिए क्या होता है। आप किसके साथ में यहाँ पर आए, कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ बिहार से ट्रेन जाने वाली, बिहार के लिए? एक ही साथ में आए हुए हैं, तो हम लोग को बोला कि जो ऐसे सबको बैठाते हैं वहाँ ट्रेन में, तो सबकी जगह मिल जाएगा। वो जो पैसा वैसा नहीं लेते, फ्री में वहाँ बैठाते हैं। हम लोग ठीक है, हम भी चले जाते हैं साथ में। जब सब आया किसने कि फ्री में बैठाते हैं? वो गाँव वाले लोग सब आ रहे थे, तो बोला कि जो वहाँ सब बैठा रहे थे, रोज का ट्रेन है वहाँ। हम लोग ठीक है, जब रोज का ट्रेन हम भी चले जाएंगे उसी में, जब ऐसा है तो। यहाँ से आपको कहाँ जाना है, ट्रेन है आपके लिए? बिहार जाना है। लेकिन बिहार के लिए तो आज कोई ट्रेन ही नहीं है। बोल रहा था कि है ट्रेन, इसके लिए करके हम लोग आ गए थे। लेकिन प्रशासन ने कहा कि आज बिहार के लिए सीएसटी से ट्रेन नहीं है, तो कब तक इंतजार करेंगे, कैसे यहाँ पर कितनी देर तक बैठे रहे? करेंगे तो कहाँ जाना है, रहना है यहीं पे, रहना है पड़ेगा, क्या करेंगे? स्टेशन के बाहर ही रहेंगे तो क्या करेंगे, जो ना होगा होगा। अब तक ट्रेनों से 50 लाख मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये नंबर काफ़ी है। अब सड़क पर मजदूर पैदल तो नहीं चल रहे, साइकिल पर और रिक्शा पर तो नहीं जा रहे, लेकिन जो रेलवे स्टेशन पर हैं वो कंफ्यूज्ड हैं और परेशान हैं। और ख़ास तौर पर मुंबई में ये ज़्यादा परेशानी है। वो जब भी बड़ी संख्या में ट्रैवल करते हैं, एक साथ स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो कोरोना के कैरियर बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। और जिस तरह से कोरोना के नंबर सामने आ रहे हैं, उससे लगता है बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। खतरा बना हुआ है। हमारे देश में इस वक्त कोरोना के 1,58,000 से ज़्यादा केसेस हैं। 4,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 6,566 नए मरीज आए हैं। 194 लोगों की मौत हो गई है। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ कोरोना के करीब 60,000 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, और इसमें भी मुंबई में करीब 35,500 केसेस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 1982 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 1135 लोगों की मौत मुंबई शहर में हुई है। पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई है। और बड़ी बात है कि महाराष्ट्र और दिल्ली एक दिन में अब तक सबसे ज़्यादा मरीज सामने लाने वाले स्टेट बन गए हैं। महाराष्ट्र में 2,598, समझ लीजिए करीब 2600 केसेस सामने आए, जबकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,024 नए मामले आए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद इफेक्टेड लोगों की तादाद 16,000 को पार कर गई है। दिल्ली में अभी तक 316 लोगों की डेथ रिकॉर्ड हुई है, जिनमें से 13 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। बहुत सी खबरें मैंने आपको बताई, कोरोना का खौफ, पाकिस्तान की साजिश, टिड्डियों का टेरर और मजदूरों का दर्द। लेकिन इन सब दुख भरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर है। अब तक तो दुनिया में बनारस के पान की चर्चा होती थी, बनारसी पान, लेकिन अब दुनिया बनारस के आम खाएगी। बनारस के लंगड़ा और दशहरी की खुशबू सबसे पहले दुबई में दस्तक देने वाली है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जिस गांव को अडॉप्ट किया था, उस गांव के आम अब दुबई एक्सपोर्ट किए जाएंगे। जयपुर गांव के लंगड़ा और दशहरी आज पैकेजिंग के लिए लखनऊ भेजे गए। असल में इन आमों की डिमांड दुबई से आई थी, और थोड़े दिन बाद ये आम लंदन भी जाएंगे। जिन किसानों के आम के बगीचे हैं, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बनारस के आम दुबई और लंदन जाएंगे। वो तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बनारस के लिए नया इतिहास रच दिया। आम का जैसे लंगड़ा है, दशहरी है। कहाँ जा रहा है? अब तो जा रहा है लखनऊ से दुबई जाएगा। कितना आम जा रहा है? करीब 64 क्रेट यहाँ पर है अभी। क्या इसके पहले भी? और भी 64 क्रेट मैंने ये, और दूसरी गाड़ी पर लोड होगा दशहरी। इसके पहले भी विदेश जाता था आम, या ये पहली बार?
पहली बार यहाँ से जा रहा है। ये है कि प्रधानमंत्री जी बहुत हम लोग के आगे बढ़ाए हैं। आज यहाँ से 3 टन आम गया है और अगला कंटेनर के माध्यम से 10 जून को प्रस्तावित है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो 10 टन माल 10 जून को यहाँ से निकलेगा। उम्मीद तो करनी चाहिए कि बनारस के आम दुनिया के लोगों को पसंद आएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बनारस के प्रशासन की कोशिश तो यह है कि बनारस को मैंगो हब बना दिया जाए और यहाँ के दशहरी पूरी दुनिया में जाएं। कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने सब्जियों की पहली खेप लंदन एक्सपोर्ट की थी और वो करीब 3 टन सब्जी एक्सपोर्ट की थी। उसका काफ़ी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। मेरे पास कुछ व्यक्तिगत रूप से लंदन से फ़ोन आए थे कि यहाँ की सब्जियाँ तो आपने भेजिए, आम भी भेजिए। उसी दिशा में प्रयास करते हुए अब हम लोग पहली खेप हमारी दुबई इस बार जा रही है और कुछ दिनों में लंदन भी जाएगी। अभी दशहरी और लंगड़ा आम जा रहा हमारा जया एफपीओ के माध्यम ये जो फार्म है ये जया एफपीओ का है, इसके माध्यम से जा रहा है। तो हम लोग ने ऑलरेडी ज़मीन एक चिन्हित की है, उसका यूपीएसआईडीसी से उसको हम लोग प्रयास करके ले रहे हैं, जिसमें हम लोग वाराणसी में एक पैक हाउस बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पर की जो सब्जी और आमों के उत्पाद हैं यहीं पे पैकेजिंग होकर यहाँ के माध्यम से सीधे हम लोग विदेशों को भेज सकें। बड़ी अच्छी बात है कि बनारस के आम अब पूरी दुनिया में जाएंगे। आम की खुशबू और स्वाद पूरी दुनिया में भारत का नाम करेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी की सरकार के अब जो दूसरा शासनकाल है, 1 साल पूरा होने वाला है। 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितने कमाल किए, इस पर कितने